नमस्कार, नजर और नजरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही थी और अब खबर यह आ रही है कि बात बन चुकी है। किन किन राज्यों में और किन किन पार्टियों ने कितनी सीटों पर दावेदारी पेश की है, क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को मात देने के लिए बड़ी रणनीति इंडिया गठबंधन ने तैयार कर ली है। और इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का भी बयान आ रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है कि सारी पार्टियां एकजुट होकर गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही हैं और बीजेपी को मात देने जा रही हैं। दरअसल बात ये थी, बताया ये जा रहा था, तमाम खबरें ये चलाई जा रही थी कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सीट बंटवारे पर पेच जो है वो फंस रहा है और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो बात है वो बन नहीं पा रही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है, बातचीत हो गई है और कभी भी इसका ऐलान जो है, आधिकारिक ऐलान, वो किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास इस वक्त राज्यों की वो सीटें हैं जहां पर दावेदारी किन पार्टी की तरफ से कितनी सीटों पर दावेदारी पेश की गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं मुकुल वासनिक का। दरअसल बताया जा रहा था कि दिल्ली और पंजाब को लेकर कि वहां पर बात नहीं बन रही है। आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, कांग्रेस उस पर मान नहीं रही है और जो प्रदेश इकाई है वो भी उस पर डटा हुआ था कि ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए। लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमति से बातचीत कर ली है और बात जो है वो बन गई है। अब इस पर जो गठबंधन समिति के प्रमुख है, कांग्रेस के जो गठबंधन के लिए समिति बनाई गई उसके प्रमुख मुकुल वासनिक ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं और आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बैठक में क्या निकला है? देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने बनाई उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने सुना मुकुल वासनिक को, उन्होंने कहा कि बातचीत हो गई है, चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन अब बताइए जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया है, केजरीवाल ने यह कह दिया है कि ठीक है, दिल्ली और पंजाब में हम कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं। बताइए जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 4-3 और 7-6 का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें से 4 आम आदमी पार्टी अपने खाते में रखना चाहती है और 3 कांग्रेस को देना चाहती है। पंजाब की अगर बात करें तो 7 पार्टी आम आदमी पार्टी 7 सीटें जो हैं अपने पास रखना चाहती है और 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि ये जो गठबंधन है सिर्फ पंजाब और दिल्ली में नहीं होगा, बल्कि गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी होगा। गोवा में 1 सीट और गुजरात में 1 सीट, भरूच की सीट है, उस पर दावा जो है वो आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा की 3 सीटें जो हैं वो मांग रही है आम आदमी पार्टी। अब इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहां पर चालाकी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी यहां पर दावेदारी जो है वो पेश कर रही है, लेकिन बिहार, तमिलनाडु, बंगाल और यूपी तमाम राज्यों में किस तरीके से फॉर्मूला बना है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत खत्री जी है और प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। अभी हेमंत अत्री जी हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेमंत जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अमलेंदु जी कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम ये खबरें चलाई जा रही थी कि पेच जो है वो फंसा हुआ है, बात नहीं बन पा रही है, लेकिन अब तो बात बन चुकी है। कांग्रेस जिस तरीके से वो लगातार, अगर हम देखें तो लगातार इस पर चर्चाएं कर रही थी, उनके जो राज्यवर नेता हैं उनसे भी पहले बैठकें की गई, उनसे भी मीटिंग की गई और उसके बाद यही बताया गया कि कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है वो दावेदारी अपनी जितनी भी सीटें हैं वो पेश करेगी और राज्य इकाइयों का भी यही कहना था कि जो राज्य इकाई है उनकी जो बातें हैं उसको भी महत्व दिया जाए।
भले ही लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन हो रहा है, लेकिन उसमें जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसका भी ख्याल रखा जाए। और इसीलिए अगर देखा जाए तो मुकुल वासनिक ने भी ये जो बयान दिया है कि आगे भी चर्चा करेंगे, तो लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी ने जो दावेदारी पेश की है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस पर मान जाएगी या एक दो सीटों का जो उलटफेर है वो नजर आएगा और इस पर मुहर जो लगती हुई नजर आ रही है, बात यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए बात तो बनी हुई है। देखिए बात जो है वो सीट शेयरिंग जो है वो तो दूसरी चीज़ थी। सबसे बड़ी बात थी कि गठबंधन कोई बन पाता है कि नहीं बन पाता है। जब गठबंधन बन गया तो इसका मतलब सीट शेयरिंग तो हो ही जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला था गठबंधन का तैयार होना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो अगर गठबंधन तैयार हो गया तो सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, कहीं कोई दबेगा कहीं कोई दबेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन में रहने की पहली शर्त यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कौन जिताऊ कैंडिडेट दे सकता है, वो अपना कैंडिडेट दे। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बिल्कुल बन जाएगी बात, और बनी हुई ही है और अंदर शायद तय भी हो चुका होगा। मीडिया को नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो मीडिया से छुपाने की अब जो बातें चल रही हैं, तो उसके जरिए जो है ये एक रणनीति भी हो सकती है कि इस रणनीति के तहत जो मीडिया को भी बातें मत बताओ। और हो सकता है कि ये चुनाव में जाने तक मीडिया को ना बताया जाए कि कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ रहा है, और जब लोग जाए लड़ने के लिए तब मालूम पड़ेगी कौन दल जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन तैयार होना जो है वो महत्वपूर्ण बात थी। गठबंधन तैयार हुआ, उसकी 4 सफल बैठकें हो चुकी। एक तरीके से कहा जाए कि कोर एजेंडा जो है वो तैयार हो चुका है, और अब सीट शेयरिंग के लिए कमेटियां बन चुकी हैं। वो कमेटियां बात कर रही हैं आपस में किस तरीके से जाकर के सब पार्टियों के बड़े नेता जाकर के आपस में बात कर रहे हैं। तो ये तो बात सुलझने वाली है। अब जहाँ तक ये है कि आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें मांगी हैं और किसने कितनी सीटें मांगी हैं, देखिए मांगने के लिए तो हर कोई ज़्यादा सीटें मांग सकता है। मान लीजिए कल को मेरा कोई दल बन जाए तो मैं भी सारे हिंदुस्तान में सीटें मांग सकता हूँ, तो वो तो मेरे मांगने के ऊपर है। लेकिन बात यह है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो व्यावहारिक स्थिति है, वो किसको कितनी सीटें देने की गुंजाइश रखती है। तो मुझे लगता है कि जो भी बातें हो रही होंगी गठबंधन के बीच, वो व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए की जा रही होंगी कि आज की व्यावहारिक स्थिति क्या है और कौन कहाँ कितना मौजूद है, कौन कहाँ किसके पास कैंडिडेट है। अब ये मालूम पड़ा कि साहब आपको गुजरात में हमने दे दी 25 सीटें लड़ने के लिए, और वहाँ आपके पास 25 कैंडिडेट भी नहीं है। तो इसी तरह की चीजें, तो ये आपस में लगता है सब लोग मिलकर तय कर रहे होंगे, और अब ये भी चर्चा हो रही होगी कि किसके पास कहाँ मौजूद कैंडिडेट है। और जब सीटों की बात की जा रही होगी तो सीटों की दावेदारी करते समय ये बताया जा रहा होगा कि यहाँ हमारे पास मौजूद कैंडिडेट है और ये आदमी जीत सकता है। इसको अगर यहाँ इंडिया गठबंधन का बनाया जाता है। कल शायद उनका मनोज कुमार झा का बयान था, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, कि जो भी कैंडिडेट होगा वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। मतलब किसी भी दल का कैंडिडेट हो, लेकिन वो गठबंधन का मतलब वो इंडिया का ही कैंडिडेट होगा। तो यानी ये चीज़ तय हो चुकी है कि एक ही उम्मीदवार होगा, और जो 1 to 1 की बात हो रही है वो होगी, और किस तरह की सीट शेयरिंग होती है मुझे लगता है ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी, और ये फाइनल रूप जो है, एक अंतिम रूप जो है इसको सीटों के उसको तालमेल को दिया जा रहा होगा। चल जी अमलेंदु जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है कितनी भी सीटें मांग सकते हैं, लेकिन बात जो है वो बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब कांग्रेस की तरफ से भी इस पर आधिकारिक बयान आ सकता है कि जो सीटें मांगी जा रही हैं, गुजरात में 1 सीट पर दावा पेश किया जा रहा है, 10 में से 3 सीटें जो है हरियाणा में मांगी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और गोवा में भी मांगी जा रही हैं। तो दिल्ली और पंजाब में तो गठबंधन करेंगे, लेकिन इन 3 राज्यों पर भी वो गठबंधन की बात कर रही है। हेमंत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है, 3 और राज्यों में भी गठबंधन की बात जो है उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए आंचल जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस गठबंधन में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं आपके शो में आने से पहले मैं कंप्लीट फीडबैक लेकर ही बैठता हूं हमेशा। अभी भी यहाँ आने से पहले मैंने 3-4 कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व है उनसे बात की। देखिए कांग्रेस पार्टी ने 2-3 रणनीति बनाई है गठबंधन को लेके। एक तो वो कुछ भी अभी बोलेंगे नहीं अगले 15 दिन तक। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है 14 तारीख को, और उसके बाद सारा फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। जहां तक अलायंस का सवाल है, अभी केवल जो काम हो रहा है वो स्पेड वर्क हो रहा है, जो इनिशियल काम होता है, इनिशियल बातचीत, आपकी क्या डिमांड है, मेरी क्या है, और कहां पर कोई मीटिंग पॉइंट बन सकता है, नहीं बन सकता, उस टाइप की चीज। दूसरी बात आंचल जी हमें ये समझनी पड़ेगी कि इस पूरे इंडिया अलायंस के अंदर केवल 2 पेच निकल के आएंगे फाइनल। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक अरविंद केजरीवाल है और दूसरा ममता बनर्जी। उसके अलावा कहीं कोई लंबा चौड़ा डिस्प्यूट नहीं है, ना महाराष्ट्र में है, ना बिहार में है, ना कहीं और लंबी चौड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के साथ भी सेटल हो जाएगा ऐसा लगता है। असली दिक्कत अरविंद केजरीवाल की आएगी और ममता की आएगी। और ममता बनर्जी की स्टेट में तो जिस तरीके से जो अपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर, अधीर रंजन चौधरी, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चेक करने पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने कल कह दिया
कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात जैसे कह दी एक अपनी एलाई स्टेट के अंदर जो वुड बी एलाई है। तो अब देखिए जो स्थिति है वो ये है कि दिल्ली का जो आपने बात की कि 4-3 का फॉर्मूला, दिल्ली में चलिए फिर भी मान लेते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 3 सीट मांग रही है और आपको जान के हैरानी होगी कौन सी 3 सीटें मांग रही है। जो पंजाब से लगी हुई 3 सीटें, दैट इज कुरुक्षेत्र, अंबाला एंड सिरसा। और अंबाला और सिरसा हरियाणा में 2 ही रिजर्व सीट है। तो दोनों ही रिजर्व सीट अगर कांग्रेस पार्टी उनको दे देगी तो कांग्रेस कहां जाएगी। इसी तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे रूलिंग पार्टी है, देयर इज नो डाउट, और बहुत जबरदस्त मैंडेट लेके आई। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी के 13 में से 8 सिटिंग एमपी हैं। तो कैसे कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर तैयार हो जाएगी चुनाव लड़ने के लिए? 8 तो उनके सिटिंग है, जबकि पिछली बार लोकसभा में चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा। सारी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझनी पड़ेगी वो है पंजाब के अंदर जो पंजाब की जो स्टेट यूनिट है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ है कि आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का कोई अलायंस होना चाहिए। वो सारे के सारे नेता किसी भी पार्टी के देख लीजिए आप, कोई भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, सबके अपने अपने दावे हैं। इस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 2 से ऊपर सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं। तो मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं वो ये है कि असली चुनौती केवल इन 2 स्टेट्स के अंदर है। बाकी जो जिस तरह की छोटी मोटी बयानबाजी केसी त्यागी और ये सब करते हैं शिवसेना का जो ये अपने जो है, तो ये केवल एक बार्गेनिंग का जो एक तरीका होता है, एक वो है, एक प्रेशर बिल्डिंग का वो है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका एलाइज का नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुप जानबूझ के एक रणनीति के तहत है, क्योंकि एक सीनियर पार्टनर होने के नाते नेशनल लेवल पे, नॉट इन द स्टेट्स, वो अभी चीजों को भांप रही है, चीजों को देख रही है। अभी जो कुछ काम है बहुत इनिशियल है। अभी हम नहीं कह सकते कि जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं, क्लोज कर दिया गया है। अभी बातचीत चल रही है और वो चलती भी रहेगी। अगर कोई इसका स्वरूप आएगा, जैसे कि मेरी अभी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कहा कि 18-19 तारीख के आसपास एक इंडिया अलायंस की बैठक हो सकती है। उससे पहले 11-12 तारीख के आसपास कांग्रेस पार्टी ने, जैसे आपको याद होगा, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने, सबने मिलकर के अपने स्टेट यूनिट के साथ चुनाव की तैयारियों के लिए बातचीत की थी। अभी बहुत डिटेल्ड बातचीत, तमाम क्षेत्रों को बुलाया ये वो। अब कांग्रेस पार्टी 10-11-12 के आसपास रीजन वाइज स्टेट्स को दोबारा बुला रही है, क्योंकि अपना तो मंतव्य लेंगे ना पहले कि हमारी कहां क्या गुंजाइश है, क्या स्थिति है, वो सारा होमवर्क करके आएंगे। और अभी जो ये मुकुल वासनिक की जो कमेटी है वो केवल एक्सप्लोर कर रही है उनके साथ मिलकर के। फाइनल जो इसको होगा जो वो 14 तारीख को जब राहुल गांधी की यात्रा उधर शुरू हो जाएगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो ये कमेटी है ये उसको सेकंड राउंड में इन नेताओं के साथ दोबारा बैठेगी। अभी ये सिर्फ मीटिंग पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं और फाइनल क्लोजर इस लेवल पे नहीं होगा। अंचल जी, फाइनल क्लोजर जो मुझे बताया गया है वो जो सभी पार्टियों की जो टॉप लीडरशिप है उसकी 1-to-1 के अंदर वो सारा फाइनल क्लोजर गठबंधन के स्वरूप को दिया जाएगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं चुनौती केवल 2 ही जगह से आएगी, आम आदमी पार्टी और वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के साथ। बाकी सारी चीजों में कहीं कोई दिक्कत एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई देती। तो हेमंत जी, आपका ये कहने का मतलब कि 2 राज्यों में जो है वो बात फंसती हुई नजर आ रही है, बाकी राज्यों में बात बन चुकी है। और अगर देखा जाए तो जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी कुछ इस पर आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है, 18 से 19 तारीख तक उसका जो है इस पर आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है, बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस ने जो राज्य के नेताओं से चर्चा करनी थी वो कर ली है और अब मुकुल वासनिक जो है वो जो गठबंधन के और भी दल हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी बातचीत हो चुकी है और इससे पहले 7 तारीख को अगर देखा जाए तो आरजेडी से भी बातचीत हुई थी और बताया जा रहा था कि वहां पर भी बात बन चुकी है, बिहार को लेकर भी। और बाकी राज्यों में भी जो समीकरण बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बिहार के, जैसे कि मैंने कहा कि 7 तारीख को मनोज झा के साथ भी बैठक हुई मुकुल वासनिक के आवास पर और उस बैठक में बताया जा रहा था कि ये तय हो गया है कि 16-16 का जो फॉर्मूला बताया जा रहा था कि जो जेडीयू और आरजेडी है वो 16-16 सीटें बांट सकती है और कांग्रेस को 5 और लेफ्ट 3 सीटें लेफ्ट को दिया जा सकता है, जिसमें माले को 2 और सीपीआई को 1 और सीपीएम को 0 सीटें वहां पर मिल रही हैं। हेमंत जी, देखिए वहां पर जो बिहार के अंदर 17-17 सीटों का फार्मूला सामने आ रहा है। दोनों जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो जेडीयू है चाहे आरजेडी, वो 17-17 पे लड़ेगी और कांग्रेस की 4 इनिशियल प्रपोजल है। ये वही मैं कह रहा हूं कि अभी क्लोज होना बाकी है। और जो आप कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स का सबसे स्पेसिफिक मुद्दा जो कांग्रेस लीडरशिप के सामने है और जो इन लोगों के सामने है वो पंजाब और वेस्ट बंगाल का है, वो हम सबको समझना पड़ेगा। और जो बातचीत जो इनिशियल अब हो रही है मुकुल वासनिक की, फर्स्ट राउंड है ये। अभी आप देखेंगे 4 बजे से मीटिंग शुरू हुई है,
महाराष्ट्र को लेकर के मुकुल वासनिक के घर पे। वही सारा इनिशियल स्पेड वर्क वहां पर भी किया जाएगा, सीट वाइज किसकी क्या डिमांड है, मीटिंग पॉइंट। ये बिल्कुल इनिशियल एक्सरसाइज है। फाइनल एक्सरसाइज जब ये किसी मुकाम पर पहुंचेंगे 14 तारीख के बाद, और इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले ऐसी ही एक्सरसाइज एक बार आप फिर देखेंगे। और जो फिर जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट निकल के आएगा, उस पर मोहर इंडिया अलायंस के टॉप लीडरशिप के साथ होगी। अभी सेकंड लाइन लीडरशिप इन्वॉल्व है इस तरह की बातचीत के अंदर, ऐसा मुझे बताया गया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लोगों के द्वारा। अमरिंदर जी, जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आरजेडी के साथ बैठक हुई, मनोज झा के साथ बैठक हुई और मुकुल वासनिक के आवास पर ये बैठक हुई थी, तो जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है वो 16-16 का आ रहा है कि आरजेडी और जेडीयू जो है वो 16-16 सीटें बांट सकती है, कांग्रेस को 5 और 3 लेफ्ट के खाते में जा सकती है। नहीं, अब देखिए, अब ये तो जहाँ हेमंत जी ने भी कहा कि ये अभी फाइनल नहीं है और ये बाद में चीज़ें सब फाइनल होंगी। अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं वो सब सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, और जिसके अपने जहाँ संपर्क है वहाँ से वो खबरें आ रही हैं। तो संपर्कों से खबरें कई बार होता ही है कि खबरें प्लांट भी करवा दी जाती हैं, तो बहुत से सूत्र जो इस तरह की खबरें प्लांट भी कर देते हैं। तो अब वो कितनी खबरें प्लांटेड हैं और कितनी सच है, उसमें भेद करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बात सही है कि अभी भी जो बातचीत हो रही है वो अभी सेकेंड लाइन लीडरशिप के साथ हो रही है। जैसे कि कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बना दी, उसमें भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत हैं, मोहन प्रकाश हैं, मुकुल वासनिक हैं। तो ये इस तरीके की कमेटी जो है वो एक बना दी गई है, क्योंकि ये कमेटी जो बात करेगी। अब ये कमेटी जो दूसरे दलों की कमेटियां आ रही हैं उनसे बातचीत कर रही है। तो यानी पहले कमेटियों के स्तर पे बातचीत होगी कि आपकी डिमांड क्या है और इसको कहाँ तक जो है वो सुलटाया जा सकता है। और दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व जो हैं उनको ये सूचना जो है वो आदान प्रदान हो जाएंगी कि भाई कांग्रेस इतनी सीटें देने को तैयार है और फला जो है वो इतनी सीटें मांग रहा है, तो वो इतनी सीटें पर लड़ने के तैयार है। इसके बीच में कहीं कोई कंसेंसस बनता है या ऊपर नीचे कोई स्थिति होती है, तब जब फाइनल राउंड आएगा, जब बड़े नेता सब बैठेंगे 1 to 1 करके, तमाम दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सब हैं वो सब बैठेंगे, तब जाकर के उसमें ये बातचीत होगी कि भाई आपको इतना यहाँ दबना पड़ेगा और आपको यहाँ इतना दबना पड़ेगा। चूंकि लक्ष्य हमारा जो है वो बड़ा है, लक्ष्य जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने भर का लक्ष्य नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाने का लक्ष्य है। और लड़ाई चूंकि लंबी है और लड़ाई जो है तगड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो एकदम सत्ता से बाहर एकदम चली जा रही है बिल्कुल से। तो लड़ाई चूंकि गंभीर है, लड़ाई पॉलिसीज़ को लेकर के है, तो इसलिए जो है वो बहुत से लोगों को अपने बहुत से हित जो है वो एक तरफ रखने होंगे और निहित स्वार्थ जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनको निश्चित तौर पे एक तरफ रखना होगा। तो इस पे जाकर के तब कहीं जाकर के कुछ बातचीत बनेगी। कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस है जी, तो सबसे ज़्यादा सीटों पर वही लड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सबसे ज़्यादा आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस की ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ वो है और जहाँ क्षेत्रीय दल है, तो वहाँ क्षेत्रीय दलों की भी लड़ाई है। तो किस तरीके से क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का सामंजस्य बैठेगा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1 to 1 जो है वो होगा, ये चीजें सामने आएंगी। खासतौर से बात ये है कि जो मुझे लगता है ये 3 राज्य है जहां दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें केरल भी शामिल है, क्योंकि वहाँ भी दोनों गठबंधन दलों वही चुनाव मैदान में होंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ जगहों पे फ्रेंडली फाइट भी हो, कि हम केंद्र में जीत के जाएंगे तो हम एक साथ होंगे, लेकिन भाई ठीक है यहाँ हम जो है मिल करके जो है आपस में आमने सामने भी हम चुनाव लेंगे, जो भी जीत के आएगा वो जाकर के इंडिया को सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थितियाँ भी जो है वो मुझे लगता है बंगाल के अंदर भी और केरल के अंदर भी बन सकती हैं, क्योंकि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट भी है, उसकी ममता से दुश्मनी साफ साफ एकदम समझी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठकों में डी राजा और सीताराम येचुरी की ममता बनर्जी के साथ जो है वो बातचीत हुई है और जिस तरीके के चित्र सामने आया है, तो उससे लगता है कि वो शायद चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो स्थानीय कमेटियां हैं, अब चाहे वो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हो वहाँ बंगाल की कमेटी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, चाहे वहाँ की माकपा की इकाई कुछ बोलती हो, चाहे वहाँ के कुणाल घोष कुछ बोलते हो, ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से कुछ बोलते हो, तो मुझे लगता है कि वो स्थानीय स्तर पर बयानबाजियाँ चलती रहेंगी और चलती भी रहनी चाहिए। मतलब चूंकि आपकी राज्यों की राजनीति है जो वहाँ पे एक नहीं है, जाहिर सी बात है कि अगर बंगाल में आज विधानसभा का चुनाव हो जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे, वहाँ पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, केरल में कांग्रेस और माकपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक केंद्र का सवाल है, तो 2024 की लोकसभा का चुनाव है, तो ये चूंकि लक्ष्य बड़ा है, तो इसलिए यहाँ आपको अपनी क्षेत्रीय राजनीति, आपको अपने प्रदेश की राजनीति और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, इन सबको एक तरफ किनारे रख करके बड़ा लक्ष्य लेकर के लड़ना होगा। ये मुझे लगता है कि तब जाकर के बातचीत बनेगी और शायद इसी दिशा में बातचीत बढ़ भी रही है। जो सूचनाएं आ रही हो, हेमंत जी भी जिस तरह की बता रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बात इसी दिशा में बढ़ रही है कि मिलकर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है और अपने निजी स्वार्थ जो है वो एक तरफ किनारे रख करके लड़ना है। लक्ष्य एक ही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जी हाँ, चलिए। जी अमरिंदर जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटों पर वही लड़ेगी, और यही बात जो है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कह रहे हैं
शरद पवार का ये कहना है कि कांग्रेस में अधिक सीटें जो हैं जीतने की क्षमता है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटों पर जीत सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो फॉर्मूला तय किया जाएगा उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि मेरिट के आधार पर जो है वो आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सुप्रिया सुले का कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि एक बड़ी बैठक जो है वर्चुअली हो चुकी है और बातचीत हो चुकी है। अब इसी बीच नाना पटोले का भी बड़ा बयान आ गया है। उनका भी यही कहना है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर जो कुछ भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा और सब कुछ बहुत नॉर्मली हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। उनका ये कहना है कि कोई समस्या महाराष्ट्र में आती हुई नहीं नजर आ रही। और जैसे कि हेमंत जी भी बता रहे थे कि बाकी राज्यों में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अमलेंदु जी क्या देख रहे हैं आप, जो ये महाराष्ट्र से ये आ रही है खबरें और बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र में 20 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं, 48 में से 16 उद्धव ठाकरे और 10 सीटें जो हैं वो शरद पवार उस पर लड़ सकती है, एनसीपी जो शरद पवार की है, और 2 सीटें जो हैं वो प्रकाश अंबेडकर की जो BA है उसको मिल सकती है। नहीं देखिए, अब इस पर अभी कुछ नहीं कहा सकता चूंकि ये अंदरूनी उनकी बातें हैं। और जैसे कि सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई अंदर बातचीत हो चुकी है और आपको नहीं बताया गया, तो जाहिर सी बात है कि जब आपको नहीं बताया गया तो हमको भी नहीं मालूम है, ना किसी और को मालूम है ना हमको मालूम है, जब वो अंदर हमको नहीं बताया गया है। लेकिन एक ये कयास है कि इस पे जाकर के शायद कोई फार्मूला बन सकता है इस तरीके से जाकर के, चूंकि जाहिर सी बात है कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों में टूट हो चुकी है महाराष्ट्र में और कांग्रेस वहाँ एकजुट है, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए वह सबसे बड़ा स्टेक तो वहाँ कांग्रेस का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि शिवसेना को कितना होता है और एनसीपी को कितना होता है, तो जाहिर बात है कि शिवसेना का तो कार्यकर्ता जो है वो शिवसेना के साथ है, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ है, सिर्फ उसके कुछ नेता जो हो गए हैं। लेकिन एनसीपी में कार्यकर्ता भी जो है वो बटा हुआ मालूम पड़ता है, कुछ अजित पवार के साथ और कुछ सुप्रिया सुले और शरद पवार के साथ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनसीपी का हिस्सा वहाँ शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वहाँ शिवसेना का हिस्सा जो थोड़ा जारी बड़ा रहेगा। अब जहाँ तक वंचित विकास अघाड़ी की बात है, जो उनका VVA है प्रकाश अंबेडकर साहब का, तो उसका भी एक वहाँ एक अच्छा असर है और पिछले लोकसभा चुनाव में उसने नुकसान पहुँचाया था जी। वंचित विकास अघाड़ी ने। तो अब उनको भी कुछ सीटें निश्चित तौर पे दी जाएंगी, 2 सीटों की बात हो रही, हो सकता है 2 भी दी जाए, हो सकता है 3 भी दी जाए, हो सकता है 1 ही दी जाए। तो ये अब उनके आपस की सीट शेयरिंग के जब उनकी सब बैठेंगे वहाँ के महाराष्ट्र के लोग, तब जाकर के तय होगा किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी डील एकदम मतलब एक तरीके से फाइनल है और वो बड़े स्तर पर जाकर के बातचीत होगी, सब घोषणा होना बाकी रह गया है। बाकी निचले स्तर पर जो कुछ भी बयान आते हैं, अब देखिए अब हम महाराष्ट्र में निचले स्तर पर भी कोई बयान नहीं आ रहे। बीच में जिस तरीके से संजय राउत का, फिर संजय निरुपम का, मिलिंद देवड़ा का, नाना पटोले का जिस तरीके से बयान आए, उसके बाद फिर वो एकदम से उस पर रोक लग गई है। मतलब दोनों किसी भी तरफ से इस तरीके के कोई बयान नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो सभी दलों के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उन्होंने अपनी राज्य की लीडरशिप को भी अब निर्देश दे दिए हैं कि चूंकि अब डील फाइनल स्थिति में है, फाइनल उसमें हम पहुंच चुके हैं और चीज़ें तय होनी है, तो कृपया क्या पे अपनी वाणी को आप विराम दीजिए और जो भी तय करना है वो ऊपर की जो लीडरशिप है वो तय करेगी। और आपसे हम जो फीडबैक ले चुके हैं सबसे, तो उस फीडबैक को भी वहाँ रखा जाएगा, तो आपके फीडबैक पे बातचीत की जाएगी। लेकिन तय जो है वो बड़ी लीडरशिप को करना है, तो अब आप उनको करने दीजिए और अपनी वाणी पे विराम लगाइए। तो इसके बाद देखिए अब उस वाणी पे विराम लगा हुआ है, अब सबकी जो भी बातें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि हाँ बात हो चुकी है और बड़े लोग जो है उसको तय करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से आ रहा है। चलिए जी अमलेंदु जी। हेमंत जी, जिस तरीके से अभी ये खबर आ रही है कि सपा और आरएलडी के बीच में भी बैठक जो है वो होने जा रही है और सीट बंटवारे को लेकर ही चर्चाएं जो हैं वो होंगी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और जो समीकरण बन रहे हैं कि 16 सीटों पर कांग्रेस दावा कर सकती है और आरएलडी को 5 सीटें जो हैं अगर बसपा नहीं आई तो मिल सकती हैं, और अगर बसपा गठबंधन में आती है तो फिर उसे 3 सीटें जो हैं वो दी जा सकती हैं। ये जो समीकरण बन रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे हेमंत जी? देखिए अंशुल जी, अभी सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम इन आंकड़ों में ना जाएं, जैसा अमलेंदु जी ने कहा। ये क्लोज डोर एक्सरसाइज है सारी की सारी, और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे कयास हैं। और कयासों की बजाय जो ठोस मुद्दे हैं, जो ठोस बिंदु हैं, वो ये है कि नंबर 1, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे सारे नेता एक मत है, एक साथ चुनाव लड़ने पे सारे लोग एक मत है। जहां चुनौती है वो मैंने जहां आपको जिक्र किया पंजाब, और जैसा अमलेंदु जी ने कहा केरला, और इस तरीके से वेस्ट बंगाल, दिल्ली भी उसका एक पार्ट है, लेकिन वो 2 ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस फॉर दैट मैटर। अब इसमें असली मुद्दा केवल ये है कि किस तरीके से जो जब तक ये सीट शेयरिंग का जो पूरा प्रपोजल है या पूरी की पूरी जो बातचीत है, जब तक ये सिरे चढ़ती है तब तक जो क्षेत्रीय शत्रप है, खासतौर पर जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो किस तरीके से बयानबाजी को रोके। कुछ स्तर तक वो रुकी है, लेकिन कुछ एरियाज के अंदर वो बयानबाजी जारी भी है।
फॉर एग्जाम्पल केसी त्यागी का ये कहना कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें सबसे बातचीत की जानी चाहिए थी। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का एक अपना भी वजूद है, दैट इज ए पैन इंडिया पार्टी। उसमें सारा जब अलायंस है तो सारे के सारे नेता शामिल होंगे। जो इस तरह की बिकरिंग्स है, ये अब जो पार्टी जो जब तक ये अलायंस की सीटें फाइनल स्वरूप नहीं ले लेती हैं आंचल जी, तब तक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से अलायंस के जो पार्टनर है इंडिया अलायंस के, उनकी जो ये बिकरिंग सामने ना दिखाई दे। जो नेता तमाम तरह की छोटी मोटी इस तरह की बातचीत करते हैं कैमरा देखते ही कुछ भी, और उसका सबसे बड़ा एक ठोस कारण भी होता है जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है हर एक नेता की, हर एक पार्टी की, वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम बार्गेनिंग कैपेसिटी में हम बहुत वोकल हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उस स्थिति में जो मीडिया जिस तरीके का प्रोजेक्शन करता है आजकल, वो दिखाता है कि इंडिया अलायंस के अंदर बड़ी जबरदस्त बिकरिंग चल रही है, टांग खिंचाई चल रही है, पहले एक दूसरे को हराने पे लगे हैं, लाइक दैट। उस रॉन्ग मैसेजिंग को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस की बढ़ती है। अलायंस तो हो जाएगा, अलायंस का नैरेटिव भी एक तय करने की बात है कि कौन सा इफेक्टिव जो नैरेटिव है उस पर काम हो। देखिए आज की तारीख में कल इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सारी चीजें आई, आपने देखा किस तरीके से उसको राम मंदिर की छाया में दबा दिया गया। यह है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती। इसके क्योंकि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के एक टूल बन चुका है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडिया अलायंस के नेताओं के सामने वो ये है कि किस तरीके से अपनी बिकरिंग को सार्वजनिक होने से रोक करके और इफेक्टिव अपोजिशन दिखाई दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या वो ये सब कर पाएंगे? वरना आज की स्थिति में तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो और कोई जिक्र करना ही नहीं चाहती, ना बेरोजगारी का, ना महंगाई का, ना किसी चीज का। वो तो केवल एक राम मंदिर को लेकर चल रहे। क्या जो इंडिया अलायंस के इतने सीनियर नेता हैं, तमाम अपने अपने एरियाज के शत्रप हैं, क्या इस चुनौती को एक इफेक्टिव नैरेटिव के जरिए काउंटर कर सकते हैं? आज की तारीख में जरूरत आंचल इस बात की है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात। और बिकरिंग ना दिखे वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वरना तो जो मीडिया जिस तरीके का नैरेटिव खड़ा करेगा, आप रोज देख ही रहे होंगे, आज वो रूट के, हालांकि कोई नहीं भागा है, इंडिया अलायंस में कोई इस तरह की बात नहीं आई है, सब कुछ ठीक ही ठीक लग रहा है अब तक। उसके बावजूद भी जो दूसरे वाला मीडिया है, जो मुख्य धारा का सो कॉल्ड मीडिया है, वो जिस तरह की प्रोजेक्शन कर रहा है वो तो एक बीजेपी के टूल किट की तरह कर रहा है। तो ये चीज इनको ज्यादा सोचनी चाहिए। अलायंस की सीट शेयरिंग और वो सारी चीजें वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कुछ जगह को छोड़ करके। मैं फिर कह रहा हूं आपको, पंजाब सबसे बड़ी चुनौती है, दिल्ली के अंदर भी चुनौती आएगी, हरियाणा में भी चुनौती आएगी, जबकि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टियां कुछ है भी नहीं अगर वोट शेयर के हिसाब से देखी। और अगर आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, भुज के अंदर गुजरात में तो केजरीवाल एक अपना कैंडिडेट भी घोषित कराए। तो इस तरह की चीजों से भी बचना चाहिए जब तक चीजें फॉर्मलाइज ना हो जाए। अभी समय है, हालांकि जितना जल्दी हो सके बेहतर है, वो क्लोज हो जाए सारी चीजें, लेकिन तब तक इस तरह की चीजें करने से बचना चाहिए। और बिकरिंग तो अगर हल्की सी भी दिखी तो राई का पहाड़ बनाने में तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी भी चैंपियन है, और जो आजकल का मीडिया है वो भी, मुख्य धारा का मीडिया, वो भी चैंपियन है। तो ये जो संयम है, इस पूरे गठबंधन की सफलता का अगर कोई सबसे बड़ा एक सूत्र वाक्य है वो है संयम। जितना संयम से ये लोग काम करेंगे, जितना एकता का परिचय देंगे, उतना ही प्रभावी मैसेज आएगा, उतना ही प्रभावी काउंटर नैरेटिव बन पाएगा। वरना तो अर्थ का अनर्थ होने में बहुत देर नहीं लगेगी आंचल जी। जी, और जैसा कि आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुटता के साथ 2024 का चुनाव लड़ने जा रहा है, इस पर फोकस करना चाहिए। और जो बातचीत चल रही है वो पार्टियों के अंदर चल रही है, गठबंधन बन गया है तो सीट शेयरिंग पर भी बात बन जाएगी। एक दो राज्यों में परेशानियां आ सकती हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आपने कहा और ममता बनर्जी को लेकर आपने कहा, लेकिन इसी बीच बड़ा बयान जो है वो सचिन पायलट का आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह बयान दिया है कि बीजेपी घबराई हुई है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए वो सुनाते हैं। अभी बहुत जल्द राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से मणिपुर से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं समझता हूँ इस यात्रा से हम सब लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और देश भर के कांग्रेसजनों को और आमजनों को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर इनकी सरकार और प्रधानमंत्री जी झांक कर देख नहीं रहे। लंबे समय से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, हम सब उनके साथ जाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि जो हकीकत देश में है उसको देखने का, समझने का और लोगों की बात सुनकर न्याय दिलाने का जो मुहिम राहुल जी ने छेड़ी है उसको पूरा कर सकेंगे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, मुझको भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है।
हम पूरी मेहनत से वहाँ काम करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है। तो हेमंत जी, आपने सुना, अमलेंदु जी आपने भी सुना किस तरीके से ये जो बयान है वो सचिन पायलट की तरफ से दिया गया है कि एनडीए गठबंधन जो है वो घबराया हुआ है और इंडिया गठबंधन जो है वो बेहतरीन गठबंधन है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे सचिन पायलट जो कह रहे हैं, हालांकि सचिन पायलट को जिम्मेदारियां दूसरी दी गई हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस के, तो उसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन मजबूत है और यहाँ हमारा वोट बैंक जो है वो सुरक्षित है। और जाहिर सी बात है कि अभी उपचुनाव तुरंत हुआ वहाँ राजस्थान में और कांग्रेस वहाँ जीती और भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को मतलब मंत्री बना दिया, जो प्रत्याशी था वहाँ उनका, जी हाँ, तो वोटिंग नहीं हुई थी उसके बाद, हाँ उसके बाद तो वो हार गया उसमें। तो ये कुल मिलाकर की जो चीज़ें अब सब सामने आ रही हैं, तो उसमें ठीक है, सचिन पायलट की जो बात कह रहे हैं वो कांग्रेस का एक पक्ष एक तरीके से उसी को यहाँ रख रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तो साफ दिख रहा है कि गठबंधन एकजुट है और अगर गठबंधन से किसी को अलग होना होता तो अब तक अलग हो गया होता। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन बन गया है तो यही बड़ी बात है। पहले सबसे बड़ी बात जो थी यही थी कि गठबंधन बनेगा कैसे, तो गठबंधन बन गया और गठबंधन बनने के बाद 4 उसकी बैठकें भी हो चुकी हैं और कई कार्यक्रम उसके तय हो चुके और अब सीट शेयरिंग में बातचीत आगे चल रही है, लगातार वो चल रही है, तो ये आगे चलती रहेगी। अब मुझे लगता नहीं है कि गठबंधन में कोई जो टूट फूट या किसी तरीके की संभावना हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है, उसमें टूट फूट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए सिक्किम में उन्होंने उठा करके, सिक्किम में उनका कोई विधायक भी नहीं है, लेकिन मैं राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहाँ। अब वहाँ वो किसके लिए राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा किया जाए? ऐसी बात है कि दूसरा जो दल है अब उसके साथ आपको हेराफेरी करेंगे वहाँ जाकर के। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये संदेश देना चाहती है कि जो भी उसके साथ रहेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ हेराफेरी जरूर करेगी। यही बात जो है वो इंडिया गठबंधन की भी समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जाएगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हेराफेरी करेगी और इंडिया गठबंधन के साथ जो रहेगा वो अपनी अपनी क्षमता बचा के रखेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत दल के रूप में वो बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये संदेश भी जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में है और इसलिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और घबराई हुई तो निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर घबराई हुई नहीं होती तो कभी इंडिया गठबंधन कहना, कभी इंडी अलायंस कहना, इस तरह की बातें सब नहीं होती। देश बदलने का ही नाम चलाने का अभियान शुरू हो गया। मतलब मोदी जी अभी तक तो सारे इंडिया बनाते फिरते थे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, हेल्थ इंडिया और फिट फॉर इंडिया, अभी तक सब ये करते थे। अब तो शुरू हो गया कि इंडिया का नाम ही बदल डालो जैसे इंडिया गठबंधन बना। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो घबराहट के बावजूद जो काम कर रहे हैं वो कितना कारगर होता है, ये आने वाला समय जो है वो बताएगा। इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है, ये भी आने वाले समय में तय होगा। चलिए जी अमलेंदु जी। हेमंत जी, जिस तरीके से सचिन पायलट ने ये कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और इंडिया गठबंधन जो है वो बेहतरीन गठबंधन है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सचिन पायलट का ये एक विशुद्ध राजनीतिक बयान है आंचल जी। चुनाव से पहले हर एक पार्टी के नेता इस तरह के दावे प्रतिदावे करते हैं और इन दावों को करना भी चाहिए, तभी तो आपकी मजबूती दिखेगी। लेकिन अगर अदरवाइज आप देखेंगे बात, इंडिया अलायंस कीपिंग अपार्ट, जो कांग्रेस पार्टी की इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा 2019 में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट्स के अंदर सरकार बनाई, आपको याद होगा। और 4 महीने के बाद जैसे ही चुनाव हुआ, तीनों स्टेट्स के अंदर सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का। कारण समझना पड़ेगा आपको क्या है। कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं आंचल जी, कोई स्वीकार करे या ना करे। अलायंस तो अपनी जगह है, वो क्षेत्रीय शत्रु तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे और पूरे दमदारी से लड़ेंगे। दिक्कत सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की है। अभी भी अगर आप किसी स्टेट के अंदर जाके देखें, किसी भी स्टेट में चले जाइए आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट में, वहां पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी चुनौती अपने ही अलग अलग गुटों से मिलती। कांग्रेस को विपक्ष नहीं हराता है, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है और ये एक सर्वमान्य सत्य है। आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बीयरर्स नहीं है। कैन यू इमेजिन, 10-10 साल, 12-12 साल से कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी नहीं है। और जो बेसिक डिफरेंस है वो इस पूरी जनता को समझना पड़ेगा और सारे जर्नलिस्टों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, अगर चीजों को नैरेटिव में, पोस्ट में रखना है, पर्सपेक्टिव, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। एक्स कैंडिडेट हो, वाई कैंडिडेट हो, जेड कैंडिडेट हो, कोई भी हो, उनके लिए कैंडिडेट पार्टी का कैंडिडेट है। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है पैन इंडिया
कि ये फलाने नेता का कैंडिडेट है, ये फलाने नेता का कैंडिडेट है, ये फलाने नेता का कैंडिडेट है। वो अपोजिशन से पहले अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो आज गत है, पैन इंडिया पार्टी होने के बावजूद 52 सीट, पिछली बार 44 सीट, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इसमें झांकना होगा। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अलायंस कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, पूरा एक देश में एक मैसेज जा रहा है एकजुटता का सारी पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसे अब खड़गे जी ने तमाम मीटिंगें बुलाई है दिल्ली के अंदर, हर एक स्टेट से अलग अलग बातें की। अब 10, 11, 12 को रीजनल अलग अलग बुला रहे हैं, फिर 4, 5 स्टेट्स को इकट्ठे। लेकिन क्या जो नेता उनके हैं क्षेत्रीय छत्र, हर एक स्टेट में 3, 4 नेता तो ही। अभी सचिन पायलट ही बोल रहे थे, सचिन पायलट और गहलोत के क्या वहां पर है राजस्थान में, सबको पता है। ऐसे ही टीएस सिंहदेव और बघेल का वहां पर क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, तमाम स्टेट्स के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले विदाउट गेटिंग इनटू एनी डिले अपने हाउस को ऑर्डर में लाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के लिए, कार्यकर्ता के लिए क्या है कि पार्टी इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस के वर्कर के लिए आज कहां खड़ा कर दिया हिला करके कि ये फला नेता का है, ये उस नेता का है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस बीमारी का उपचार नहीं ढूंढेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक इफेक्टिव चुनौती दे सकती है पूरे देश के स्तर पे, मुख्य दल के तौर पे। ये बात कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है। अभी भी जिन स्टेट्स के अंदर जो चुनाव हारी है पार्टी, वहां कांग्रेस पार्टी ने क्या सबक लिया? क्या कोई एकाके प्रयास हुए हैं? मीटिंग में जाते हैं, एक सुर में बोलते हैं और बाहर आते ही फिर वही बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है कि उनको कहने की एक ही बात होती है कि देखिए कांग्रेस तो आपस में लड़ रहे हैं, इनकी तो कार्यकारिणी ही नहीं है, इनके पास तो ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। कैन यू इमेजिन, हरियाणा स्टेट के अंदर पिछले 10 साल से जिलाध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी का, कोई स्टेट कार्यकारिणी नहीं है। बताइए किस तरीके से चुनाव में जाएंगे आप? और ऐसी स्थितियां, क्या एक तमाम हालात होते हुए भी क्या आपको लगता है कि ऐसी चुनौती दे पाएंगे इफेक्टिवली एज ए मेन अपोजिशन पार्टी? 200, 225 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव बीजेपी से लड़ेगी और आपके पास पदाधिकारी भी नहीं है, आपका झंडा कौन उठाएगा? और उसके ऊपर अंदरूनी गुटबाजी। सामने की चुनौती को तो आप भिड़ सकते हो, मोदी की चीजों से तो भिड़ सकते हो आप नैरेटिव लेके, लेकिन विद इन पार्टी कैसे लड़ोगे? इसका भी तो एक फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को, जितना जल्दी हो सके, और वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा मेरा मानना है। जी हेमंत जी, अमरिंदर जी, जिस तरीके से हेमंत जी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंदर जो गुटबाजी चल रही है उस पर उसको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, गठबंधन हो रहा है वो अच्छी बात है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी दल हो, कांग्रेस क्या मतलब किसी के यहाँ भी अगर गुटबाजी होगी तो उसको उस पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता होगी ही, और उसको ध्यान देना भी चाहिए। चूंकि अगर आप एकजुट होकर के पार्टी के तौर पे नहीं जाते तो गठबंधन के तौर पे आप कैसे जाएंगे? तो ये उनकी अपनी ये अंदरूनी समस्याएं निश्चित तौर पे हैं और उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद ध्यान दिया भी जा रहा है, चूँकि जिस तरीके से अभी जो नया रिशफल हुआ और उसमें जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को जो है वो उनके राज्यों से बाहर भेज दिया गया। इसी तरीके से भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनको भी बाहर ले आया गया कि आओ आकर के यहाँ केंद्र में आकर के काम करो। तो ये जो एक संदेश देने की कोशिश की गई वो यही संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई आपकी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को इन राज्यों में नुकसान हुआ, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, आपका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई, ये पार्टी का पूरा का नुकसान है और एक तरीके से कहा जाए उस राज्य का जनता का नुकसान है। तो इस आपके नुकसान से बड़ा पार्टी का नुकसान है, तो ये बात लोगों को समझनी होगी। और अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के पंजाब के जो नेता आए थे मिलने के लिए राहुल गांधी से, तो वहाँ के जो कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, उनका यही बाहर आके बयान भी था कि राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र को जो आप कमज़ोर मत समझिए, मतलब आला कमान को आप कमज़ोर मत समझिए और बिल्कुल मतलब लाइन में रही। एक तरीके से सीधी बात ये थी कि क्षेत्रीय नेतृत्व को जो सबको ये कहा गया है। तो इसका मतलब कि अब केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वो इस बात को समझ चुका है कि राज्यों के क्षत्रपों की आपसी लड़ाई से कांग्रेस को कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, और इसीलिए जो रिशफल हुआ उसमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और तमाम बड़े नेताओं को इधर से उधर शंट किया गया है। मैं शंट शब्द ही इस्तेमाल करूँगा कि शंट किया गया है उनको, तो ये बताने के लिए कि आला कमान है और अब आपकी जो है ये क्षत्रपों की जो दादागिरी जो राज्यों में चलती है वो अब कांग्रेस का आला कमान स्वीकार नहीं करेगा। ये भी एक संदेश एक तरीके से दे दिया गया है। और इसीलिए जो है जो क्षेत्रीय क्षत्रपों के जो सुर खामोश हुए हैं खासतौर से गठबंधन को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के, वो इसीलिए हुए चूंकि ऊपर से ये आदेश सीधे सीधे पहुंच चुका है कि आप खामोश रहिए, आला कमान को आप अपना काम करने दीजिए, आला कमान को आपके सलाह की जरूरत नहीं है, आपसे फीडबैक की आवश्यकता है, वो आपसे ले लिया गया है।
जी हाँ, चलिए। जी अमलेंदु जी, मतलब कांग्रेस खुद मजबूत हो रही है, लगातार बड़े बदलाव कर रही है और अब सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन में बातचीत चल रही है, अब उसमें भी कहीं ना कहीं बात जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जो भी ये बताया जा रहा है कि सभी दलों के साथ कांग्रेस की बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं। जी अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल बैठकें सबके साथ शुरू हो चुकी हैं और ये आ भी रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं। मतलब पहले तो सब राज्यों के लोग आकर के कांग्रेस के जो कमेटी है उससे आकर के सब मिले थे। पिछले दिन आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो है वो क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ तमाम राज्यों के साथ जो है वो सिलसिलेवार बैठकें की और उसके बाद फिर आकर के बाहर बताया भी गया कि आज इस राज्य के साथ बैठक हुई, इसके साथ बैठक हुई। तो मतलब उन्होंने पूरे देश भर में पहले क्षेत्रीय कमेटियाँ जो थी उनकी, उनसे उन्होंने फीडबैक लिया। उसके बाद फिर जो कमेटी बनाई है, जो अपनी एलायंस कमेटी जो बनाई है, जिसके मुकुल वासनिक चेयरमैन बनाए हैं, तो उस कमेटी की फिर जो है दूसरे दलों के नेताओं के साथ में फिर बातचीत शुरू हुई। तो वो बातचीत भी अब एक मुकाम तक पहुंच चुकी है और फाइनल राउंड जो होगा वो बड़े नेताओं का, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, डी राजा और सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, इस तरीके के सब जो बड़े नेता, मतलब जो एक तरीके से कहा जाए जो पार्टियों के प्रमुख हैं, वो सब बैठेंगे। उसमें कोई फाइनल जो है वो शेप उसको दिया जाएगा। और फिर कहूँगा कि मीडिया को भी इसकी सूचना दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। इसमें अभी भी संशय है कि सीधे चुनाव में जाएंगे और कि अब पहले मीडिया को हम बताएंगे। तो इसमें अभी संशय, मुझे लगता है कि शायद सीधे चुनाव में ही जाएंगे। मीडिया को तब भी नहीं बताया जाएगा कि किसके बीच क्या बातचीत हो चुकी है, ताकि मीडिया अपनी बातें चलाता रहे। जी हाँ, चलिए। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हेमंत अत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और जो बैठकें हैं वो चल रही थी। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी दलों से बातचीत कर रही है और तमाम राज्यों के जो समीकरण बन रहे हैं उस पर भी हमने चर्चा कर ली, जिसमें हमने आपको बताया कि गुजरात और हरियाणा, गोवा को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दावा ठोक दिया है। एक सीटें जो हैं उनकी तरफ से मांगी गई हैं और हरियाणा में 3 सीटें जो हैं वो मांगी गई हैं। बिहार की भी जो राजनीति है उसमें भी किस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत बयानबाजी हो रही थी, लेकिन मामला जो है अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी ठीक ऐसे ही है, नाना पटोले का भी बयान आ गया और शरद पवार ने खुद ये कह दिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो और सबसे ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता भी कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में ही है। वहीं बंगाल को लेकर जो है वो स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बातचीत वहां पर चल रही है और 42 सीटों में से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है 9 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है और वहीं पर 5 सीटें मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही बिहार की बातें तो हमने कर ही ली है और दिल्ली और पंजाब का क्या हाल है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो देखते रहिए DV